हे मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। जैसे कि आप सभी ने यह टाइटल पढ़ ही लिया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों, अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वॉच लेटर करके रख लो, क्योंकि जब भी इस वीडियो को आप देखोगे ना तो काफ़ी अच्छे तरीके से फुल अटेंटिव होकर देखना। आपको अगर पूरा वीडियो एक बार में देखने का मन ना हो तो आप इसको पार्ट बाय पार्ट करके देखना, लेकिन हर एक पार्ट को, पूरे वीडियो को काफ़ी मन लगा कर देखना। क्योंकि जब भी हम कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की बात करते हैं तो वहाँ पे जब तक कि आप उस चैप्टर के मोरल्स को नहीं समझोगे तब तक आप कभी भी उस चैप्टर को फुलफ़िल नहीं कर सकते, उससे आंसर भी नहीं दे सकते। तो इस पूरे वीडियो में हम लोग जितने भी चैप्टर्स हैं इंग्लिश के, चाहे वो पोम्स हो गए या आपके प्रोज हो गए, सारे को हम लोग पूरे मोरल वाइज कवर करेंगे। यानी इस चैप्टर में मैं आपको समरी नहीं दूंगा, इस पूरे वीडियो में हमको क्या करेंगे, सिर्फ मोरल्स पे बात करेंगे, जिससे कि आप उन सारी चीज़ों को अपने आंसर्स में लिख सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स गेट द वीडियो स्टार्टेड। तो बच्चों, सबसे पहला जो हमारा बुक है वो है फर्स्ट फ्लाइट, और फर्स्ट फ्लाइट का जो सबसे पहला हमारा पोइट्री है वो है डस्ट ऑफ स्नो। हम लोग पोइट्री से पहले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो डस्ट ऑफ स्नो में जो सबसे पहला मोरल हमारा बोला गया वो क्या है कि नेचर हैज़ द पावर टू टर्न नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी। यानी हमारे इस नेचर के पास ये पावर होती है कि ये किसी भी नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव चीज़ में बदल देती है। इट हैज़ द पावर टू ट्रांसफॉर्म द मूड ऑफ द पर्सन। यानी कई बार ऐसा कहते हैं कि अगर आपको अच्छी फीलिंग ना आ रही हो, आप बहुत ही बोर फील कर रहे हो, तो कई बार आप क्या करो, नेचर के पास चले जाओ, तो वहाँ पे ना आपको अच्छी वाली फीलिंग आने लगेगी। इसीलिए इस चैप्टर की जो मोरल है वो भी यही कही गई है कि नेचर के पास वो टेंडेंसी होती है कि वो आपके नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दे, और कहो तो आपके मूड को भी चेंज कर सकता है। थर्ड मोरल इसी पोम से है, अ पर्सन शुड ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक इन लाइफ लाइक नेचर। जिस तरह से नेचर हमेशा पॉजिटिव होता है, उसी प्रकार से एक इंसान को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। बेटा, ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? वन हु ऑलवेज सी द पॉजिटिव साइड ऑफ समथिंग। यानी जो इंसान किसी भी चीज़ के पॉजिटिव साइड को देखता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक। नथिंग इज़ इनऑस्पिशियस इन नेचर। इनऑस्पिशियस का मतलब होता है अशुभ। तो इस पूरे नेचर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जो कि अशुभ होती है, जैसा कि हम मानते हैं। कई बार हम ऐसा मानते हैं कि अगर बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो वो अशुभ होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, समटाइम्स स्मॉल थिंग्स हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ। छोटी छोटी चीज़ों का ना हमारे लाइफ में बहुत बड़ा बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। तो डस्ट ऑफ स्नो का गिरना एक बहुत ही छोटी चीज़ थी, लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या बड़ा, पूरे पोएट का मूड चेंज हो गया, उनका पूरा दिन खराब होने से बच गया। नेक्स्ट हमारा पोम है दैट इज़ फायर एंड आइस। इसका सबसे पहला मोरल है, द ह्यूमन इमोशंस सच एज एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लस्ट, ब्रूटलिटी, हेट्रेड etc हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। यानी ह्यूमन के अंदर कुछ इमोशंस होती हैं, क्योंकि हमने देखा था कि फायर एंड आइस जो है वो खुद मेटाफर्स है, ठीक है। फायर किस चीज़ का मेटाफर है? अगर बोलो तो ग्रीड की, है ना, और यू कैन से डिज़ायर, जो हमेशा बढ़ती रहती है। आइस किस चीज़ की मेटाफर है? डेट इज़ हेट्रेड, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा पोम है वो मेटाफर पे बेस्ड है। यानी ह्यूमन इमोशंस कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि एंगर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, लस्ट हो गया। इन इमोशंस को अगर हम अपने कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो ये क्या करेगा, पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। नेक्स्ट, बोथ फायरी एंड कोल्ड फीलिंग्स ऑफ ह्यूमन शुड बी केप्ट इन कंट्रोल फॉर द वर्ल्ड टू सर्वाइव। अगर हम चाहते हैं कि ये दुनिया सर्वाइव करे तो हमें क्या करनी पड़ेगी, इन सारे इमोशंस को बचा कर रखनी पड़ेंगी, और यू कैन से कि इन सारे इमोशंस को हमें कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। लास्ट, मैनकाइंड शुड बी अलर्ट ऑफ लूजिंग एनी वार्म इमोशन एंड लव फॉर ईच अदर। यानी जब भी कोई इंसान कोई भी रिएक्शन देता है तो उस समय उसको उसके रिएक्शन के प्रति अवेयर रहने की ज़रूरत है कि वो किस तरह के रिएक्शन जो है वो सामने वाले को दे रहा है, क्योंकि जैसा आप रिएक्शन दोगे कहीं ना कहीं आपको भी वैसे ही रिएक्शंस रिटर्न में मिलने वाली है। थर्ड जो हमारा पोम है वो है अ टाइगर इन द जू। बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पोम है बेटा, मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोम है। सबसे पहला कि वाइल्ड एनिमल्स आर बॉर्न टू लिव फ्री, दे मस्ट ओनली बी केप्ट इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो जितनी भी वाइल्ड एनिमल्स होती है ना, उन सब का जन्म हुआ है फ्री रहने के लिए, उनको जू में कैद करके रखने के लिए उनका जन्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में ही छोड़ देना चाहिए, उनको कभी हमें कन्फाइन नहीं करना चाहिए, उन्हें कभी रोक के नहीं रखना चाहिए।
Enslaving a wild animal in a zoo or otherwise not only takes away their freedom to move in their natural habitat but also their original shape. तो जब हम किसी वाइल्ड एनिमल को पकड़ के रखते हैं ना, किसी जू में रखते हैं, किसी घर में रखते हैं, इससे होगा क्या कि वो ना अपनी फ्रीडम को भूल जाएंगे और वो खुद क्या है ये भूल जाएंगे। एक बार एक ऐसे वीडियो मैंने देखा था जिसमें एक बर्ड थी, ठीक है, उसको कई सालों तक केज में बंद करके रखा गया। उसके बाद जब उसको छोड़ा गया ना, तो वो बर्ड अपना उड़ान जो है ना, अपनी फ्लाइट ही भूल गई, वो उड़ना ही भूल गई कि वो कभी उड़ा भी करती थी। तो यही यहाँ पे बोला गया है, इट इज़ क्रूअल टू केज वाइल्ड एनिमल्स डिप्राइविंग देम ऑफ देयर फ्रीडम। यानी जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको अगर हम केज में बंद करके रखेंगे तो ये किसी भी तरीके से अच्छी बात नहीं है। इससे हम क्या कर रहे हैं, उनके फ्रीडम से हम उनको डिप्राइव कर रहे हैं। डिप्राइव का मतलब क्या होता है, किसी को किसी के राइट से दूर रखना। ठीक है, चलो पोम नंबर 4 है हमारा, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा लंबा इस वीडियो को ना बनाऊं, जितना हो सके मैं इसको शॉर्ट रखने का प्रयास करूंगा, कोई भी फालतू की बातें नहीं करूंगा। ऑल द एनिमल्स इन नेचर हैव डिस्टिंक्टिव फीचर्स एंड बिहेवियरल ट्रेट्स। ये मैं पोम बोलूँगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी है तो आपको समझने की ज़रूरत है कि हर एक एनिमल की ना कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग होती है, उनको पहचानने का तरीका भी अलग अलग होता है। Each of them has its own unique characteristic, which makes it easy to identify them. It is dangerous for a person to be in close proximity of wild animals. हमारे पोइट जो हैं वो यही कह रहे हैं कि वाइल्ड एनिमल्स के क्लोज अगर हम जाते हैं ना, तो ये किसी भी तरीके से हमारे लिए सेफ़ नहीं होता। हमें उनसे क्या करना चाहिए, एक सर्टेन डिस्टेंस बनाकर ही रखना चाहिए। नेक्स्ट, द बॉल पोम। ये मैं बोलता हूँ हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कि द बॉल पोम जो होता है ये एक तरह से आपके लिए एक लेसन है। ये पोम मत समझो, इसको एक लेसन समझो। एक ये चैप्टर हो गया और एक हो गया द सरमन एट बनारस। ठीक है, चलो पहला, लॉस ऑफ समवन और समथिंग इज इनएविटेबल इन लाइफ। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको हम कभी टाल ही नहीं सकते, वो आएगी ही आएगी। तो ये चैप्टर और द सरमन एट बनारस दोनों के जो मोरल्स है ना, आपको देखना कहीं कहीं सिमिलर मोरल्स आपको मिलेंगे। ठीक है, कि किसी भी चीज़ का लॉस हो जाना या किसी भी इंसान को अगर हम खो देते हैं तो ये हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। आज आपके पास जो है कल आपके पास नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो उसके लिए अगर हम बैठ के रो रहे हैं, दैट इज़ ऑफ नो यूज़। अ पर्सन नीड्स टू ब्रेवली एक्सेप्ट द ट्रूथ ऑफ द लॉज ऑफ हिज बिलव्ड पोजीशन। यानी जो भी उसके पास है, जो भी इंसान उसके पास है, इसको बहुत प्यार करता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको वो बहुत प्यार करता है, तो वो हमेशा उसके पास नहीं रहेगा। उसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लाइफ नेवर स्टॉप्स फॉर अ पर्सन एट द लॉस ऑफ अ थिंग, इट गोज ऑन। ये ज़िंदगी कभी किसी के लिए रुकने वाली नहीं है। चाहे कोई इंसान आपके लाइफ से चला गया हो या कोई आपकी बहुत ब्यूटीफुल सी चीज़ चली गई हो, तो उसके लिए कोई भी इंसान या पूरी ज़िंदगी आपकी रुकेगी नहीं, वो चलती जाएगी। पोम नंबर 6 है अमेंडा। अमेंडा के लास्ट में देखो यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है, और ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अमेंडा जो है वो एक एक्सप्रेशन शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये नेम तो है लेकिन एक्सप्रेशन है एक तरह से। चिल्ड्रन शुड बी गिवन देयर शेयर ऑफ प्राइवेसी एंड फ्रीडम बाय देयर पेरेंट्स। हर एक बच्चे को उसकी प्राइवेसी देनी चाहिए, एक पर्सनल जो होता है ना स्पेस, वो पर्सनल स्पेस उनको दिया जाना चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके। एक्सेसिव नैगिंग टर्न्स चिल्ड्रन डेफिएंट एंड they start escaping the reality through imaginations as they do not like their parents snatching away their freedom। यानी अगर हम किसी बच्चे को एक्सेसिव नैग करते हैं, या जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा नैगिंग करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा रोकते टोकते हैं, ये करो, ये मत करो, ऐसे करो, वैसे करो, तो इससे बच्चे क्या हो जाते हैं, डेफिएंट हो जाते हैं। यानी डेफिएंट का मतलब एक ऐसा इंसान जो रूल्स को नहीं मानता है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, फिर आपके रूल्स को डिसऑबे करने लगते हैं, पेरेंट्स के रूल को डिसऑबे करने लगते हैं, और उसके बाद वो क्या करते हैं, अपनी ही दुनिया बनाकर उसमें जीने लगते हैं। यानी जो रियलिटी है उस रियलिटी से वो कोसों दूर भाग जाते हैं, और जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उस इमेजिनरी वर्ल्ड में ही वो खो जाते हैं। पेरेंट्स शुड डेवलप अ फ्रेंडली एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद देयर चिल्ड्रन। हर एक पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि जब उसके बच्चे को वो बहुत अच्छे तरीके से नरिश करना चाहता है, तो इसके लिए उन्हें उन बच्चों का फ्रेंड बनना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि पेरेंट्स को बच्चों के साथ एक फ्रेंडली एज वेल एज हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए। नेक्स्ट, पोम नंबर 7 दैट इज ट्रीज। बहुत इंपॉर्टेंट पोम है ये। नो ऑब्जेक्ट और ह्यूमन इन दिस वर्ल्ड कैन बी सप्रेस्ड फॉर लॉन्ग।
किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी इंसान को हम ज़्यादा लंबे समय तक सप्रेस नहीं कर सकते, हम उसको दबा नहीं सकते। पीपल में रेस्ट्रिक्ट अदर्स फ्रीडम, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट द ऑपरेस्ड ब्रेक्स फ्री फ्रॉम द कन्फाइंस वन डे। लोग चाहे तो किसी को भी दबा कर रख सकते हैं, चाहे उसके फ्रीडम को या ग्रोथ को या डेवलपमेंट को, लेकिन जो दबता है ना वो ज़्यादा दिनों तक दब के नहीं रहेगा, वो एक ना एक दिन वहाँ से बाहर निकल कर आएगा और फिर वो अपना बदला लेगा। तो इसीलिए हमें कभी भी किसी को सप्रेस नहीं करना चाहिए। ट्रीज आर इसेंशियल फॉर द एनवायरनमेंट वाइल विमेन आर इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमैनिटी। जिस तरीके से बोलो तो ट्रीज़ हमारे इन्वायरमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, उसी प्रकार से विमेन जो हैं वो हमारे ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। हम सभी को पता है कि यहाँ पे ट्रीज़ जो है वो किस चीज़ का मेटाफर है, ये विमेन का मेटाफर है। ठीक है, जिस तरीके से ट्रीज़ इस पोम में दिखाई गई हैं कि वो सारे जितने बाउंड्रीज़ हैं सबको तोड़कर वो बाहर निकल रही हैं, सारे घरों के दीवारों को तोड़कर बाहर निकल रही हैं, उसी प्रकार से जो विमेन हैं वो विमेन क्या कर रही हैं, अपने सारे बॉन्डेज को तोड़ के बाहर निकल रही है। जितने उनके सामने वॉल्स बनाए गए हैं ना, सब कस्टम के वॉल्स को, रिचुअल्स के वॉल्स को सब तोड़ के वो बाहर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ज़रूरत है इस दुनिया में आने की। बोथ ट्रीज एंड विमेन सस्टेन द एनवायरनमेंट एंड जनरेशन। ट्रीज एंड विमेन दोनों के दोनों मिलकर ही इस जनरेशन को सस्टेन करते हैं। यानी विदाउट ट्रीज हम जी नहीं सकते, विदाउट विमेन हम कोई काम नहीं कर सकते। सो इंस्टीड ऑफ इंस्लेविंग देम वन शुड हेल्प देम टू ग्रो। यानी अगर इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें उन्हें कभी इंस्लेव नहीं करना चाहिए, हमें उन्हें दबा कर नहीं रखना चाहिए, हमें उन्हें गुलाम नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए और हेल्प करना चाहिए ताकि वो क्या कर सकें और ग्रो कर सकें। 8. फॉग। फॉग भी एक इंपॉर्टेंट सा पोम है, 4 लाइन का तो पोम ही है, 7 लाइन का सॉरी। नेचर हैज़ ब्यूटीफुल सिमिलरिटीज़। यानी नेचर के पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल सिमिलर सी काम करती है। थिंग्स हैपन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड कम टू एन एंड। यहाँ पे इस पोम का ये मोरल है कि चीज़ें कई बार होती है ना, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है। एक और मोरल जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया, जो मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये भी बताया गया है कि नेचर के पास वो टेंडेंसी होती है कि वो क्या कर सके, हम ह्यूमन बींग के डेली लाइफ को ना एक हॉल्ट पे डाल सकता है वो। जैसे अगर फॉग बहुत ज़्यादा आ जाए, नॉर्मल आता है तो ठीक है, लेकिन अगर फॉग बहुत ज़्यादा आ जाएगा तो इससे क्या होगा कि हमारी जो डेली की डेली एक्टिविटीज़ होती है, जैसे ऑफिस जाना, स्कूल जाना, कुछ सामान लाने जाना, तो ये सारी एक्टिविटीज़ क्या हो जाएंगी, एकदम से रुक जाएंगी, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो नेचर से पावरफुल कोई नहीं है, नेचर से बड़ा कोई नहीं है, ये पोम हमें ये भी सिखाता है। पोएट्री नंबर 9 दैट इज़ द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। ये भी इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है एज पर मोरल। देखो, वन मस्ट नॉट जज पीपल फ्रॉम देयर अपीयरेंसेज और देयर क्लेम्स। यानी किसी भी इंसान को, एक कहावत है ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो कभी भी किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए, हमें उसे डीपली गो थ्रू होना चाहिए। अपीयरेंसेस माइट बी डिसेप्टिव वाइल क्लेम्स में प्रूव लॉन्ग। यानी हो सकता है कि जो चीज़ हमको दिख रहा है वो वैसा ना हो जैसा हम उसको सोच रहे हैं, और जैसा लोग उसे क्लेम कर रहे हैं हो सकता है कि वो फॉल्स निकल जाए। तो इसीलिए कभी भी किसी चीज़ को देखकर ये अनुमान मत लगा लेना कि वो एकदम अच्छा ही होगा वो। पोएट्री नंबर 10 दैट इज़ फॉर एन ग्रेगरी। ठीक है, फॉर एन ग्रेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पोम है, मैं इसको हमेशा बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट में आएगा। जैसे पहला, ट्रू लव इज़ नेवर बेस्ड ऑन फिजिकल एट्रीब्यूट्स अलोन। ठीक है, सच्चा प्यार जो होता है ना, ट्रू लव, ये कभी भी सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे बेस्ड नहीं होता है। हाँ, ऐसा मैं मानता हूँ कि जो प्यार होता है वो डेफिनेटली अट्रैक्शन से स्टार्ट होता है। यानी जब किसी लड़के ने किसी लड़की को देखा या किसी लड़की ने किसी लड़के को देखा तो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम वो उसके लुक से अट्रैक्ट हुआ और उसके बाद उसको प्यार हुआ। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक वर्ड डार्स में डाला गया, दैट इज़ अलोन। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि फिजिकली एट्रीब्यूट से, यानी फिजिकल एट्रीब्यूट से, फिजिकली बॉडी से हम कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते और हमें ऐसे ही प्यार हो जाता है, ऐसा नहीं होता। लेकिन यहाँ पे ये बात भी बोली गई कि सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट से किसी को प्यार नहीं होना चाहिए। ट्रू लव का मतलब ये नहीं है कि वो जब तक देखने में सुंदर हो तब तक हम उससे प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ट्रू लव इज़ ओनली बेस्ड ऑन इनर ब्यूटी ऑफ हार्ट, माइंड एंड सोल। तो इसीलिए कहते हैं कि ब्यूटी शुड नॉट ओनली बी ऑन योर बॉडी। ठीक है, ब्यूटी शुड बी इन योर हार्ट, ब्यूटी शुड बी इन योर माइंड एंड ब्यूटी शुड बी इन योर सोल।
ठीक है। तो ब्यूटी आपके सोल में होना चाहिए, ब्यूटी आपके हार्ट में होना चाहिए, ब्यूटी आपके माइंड में होना चाहिए। सिर्फ आप चेहरे से देखने में बहुत सुंदर हो, बॉडी के मामले में बहुत अच्छे दिखते हो, तो इट डजंट मीन दैट आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, लोग आपसे सच्चा प्यार करेंगे। इट इज़ ओनली गॉड हु लव्स हिज पीपल सेल्फलेसली। एक तरह से हम यहाँ पे गॉड भी बोल सकते हैं या फिर हम यहाँ पे मदर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मदर बोलो या फादर बोलो या पेरेंट्स बोलो, तो हमारे पेरेंट्स, हमारी जो मदर है, सिर्फ यही ऐसे लोग हैं जो हमें सेल्फलेसली प्यार करते हैं। कभी आपने देखा है कि आपकी मम्मा ने आपको रोज़ टिफ़िन दिया, आपकी मम्मा आपको हर एक चीज़ करके देती है, लेकिन क्या बदले वो कुछ मांगती है आपसे कि बेटा मैंने तेरे लिए इतना सारा कुछ किया, तू मेरे लिए ये ला के दे? ऐसे कभी वो बोलती हैं? नहीं ना। तो इसी को तो कहते हैं सेल्फलेस लव। तो सेल्फलेस लव का मतलब जिसको हम एक तरह से कह सकते हैं अनकंडीशनल लव, यानी सामने वाले से मुझे कुछ नहीं चाहिए, फिर भी मैं उसे भर भर के दे रहा हूँ। ठीक है, चलो इस तरह से हमारी ये पोइट्री का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं फर्स्ट फ्लाइट में। ठीक है, सबसे पहला जो है वो हमारा है अ लेटर टू गॉड। ठीक, अ लेटर टू गॉड में सबसे पहले चीज़ क्या बताई गई है? अ मैन्स फर्म फेथ इन गॉड कैन नॉट बी शेकन, यानी किसी इंसान का अगर भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास है तो उसको हम ईजिली हिला नहीं सकते, ईजिली उसको हम हटा नहीं सकते। ही अल्टीमेटली गेट्स हेल्प फ्रॉम गॉड ड्यू टू हिज बिलीव इन हिम। वो हमेशा गॉड से क्या करेगा? हेल्प मांगेगा, क्योंकि वो गॉड पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन गॉड गेट्स अ पर्सन क्लोजर टू हिम, बट अ ब्लाइंड फेथ इन हिम गेट्स द पर्सन अवे फ्रॉम द मैनकाइंड। यानी जब एक इंसान भगवान पे बिलीव करता है, बहुत ज़्यादा बिलीव करता है, तो वो उसे भगवान की ओर लेकर जाता है, वो उसके करीब लेकर जाता है। लेकिन जब एक इंसान ब्लाइंडली फेथ करता है तो वो ह्यूमैनिटी से दूर चला जाता है, वो इंसानों से दूर चला जाता है, क्योंकि वो ब्लाइंडली सोचता है कि भगवान तो हमें सब कुछ करके देंगे। इसके रिगार्डिंग एक स्टोरी भी है जो इन फ्यूचर मैं आप लोगों को कभी सुनाऊंगा। तो एक बार मैं यहीं पे अभी मैं सुना ही देता हूँ, क्योंकि क्लास चल रहा है तो आप इसके बहाने को सीख भी जाओ। एक बार की बात है, जस्ट एक इंसान जो है, मतलब एक गांव में बाढ़ आया हुआ था। ठीक है, धीरे 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 एक पर एक जो घर है वो डूबती जा रही थी। तो एक इंसान जो भगवान पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, मीन्स बहुत ज़्यादा बिलीव करता था, वो क्या हुआ, अपने घर के छत पे चढ़ गया। ठीक है, और भगवान से रिक्वेस्ट करने लगा कि भगवान मुझे बचा लो, भगवान मुझे बचा लो। ठीक है, कुछ देर में पानी जब आधे घर तक वो पहुंच चुका था, वो छत पे चला गया, तो एक नाव आती है और उसे कहती है, ए भाई साहब चलो आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे क्या कर रहे हो, चलो घर चलते हैं, यहाँ से भागो निकलो। तो वो क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, तुम यहाँ से जाओ, चलो जाओ, मेरे भगवान है ना, वो मुझे बचाएंगे। तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो वाटर थोड़ा और ऊपर आता है, मतलब अब वो छत के करीब करीब पहुंचने वाला था, तब एक हेलीकॉप्टर उसके सामने से गुजरता है और वो वहाँ पे रुकता है, और हेलीकॉप्टर से एक पुलिस वाला नीचे उतरता है और उसे अपना हाथ देता है, क्या हो, चलो चढ़ो हेलीकॉप्टर में, यहाँ से मैं तुम्हें निकालने आया हूँ। तो फिर वो उसे भी मना कर देता है। क्या बोलता है कि भाई साहब आप जाओ, हमारा जो गॉड है ना, मेरा भगवान, वो खुद आएगा मुझे बचाने के लिए। और धीरे 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 वो हेलीकॉप्टर भी वहाँ चला जाता है, उसके बाद और कोई नहीं आता, और वो वाटर धीरे धीरे करते करते वो पूरे घर को डुबो देता है और वो इंसान मर जाता है। तो जब वो ऊपर जाता है तो वो बहुत गुस्सा होता है भगवान पे। वो भगवान को जाकर बोलता है कि भगवान ये आपने मेरे साथ क्या किया, मैं आपको इतना ज़्यादा बिलीव करता था, मैं आप पे इतना भरोसा करता था, और आपने मुझे बचाया नहीं, आपने मुझे मरने दिया। तो भगवान उसको एक थप्पड़ लगा कर बोलते हैं, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा क्या? वो जो नाव वाला आया था उसको किसने भेजा था? मैंने ही तो भेजा था। वो हेलीकॉप्टर आया था उसको किसने भेजा था? मैंने ही तो भेजा था। तुम कर क्या रहे थे? तुम्हें क्या लगा कि मैं खुद आकर तुम्हें बचाऊंगा? ऐसा कभी नहीं होता। समझे बच्चों? इसीलिए भगवान जो होते हैं ना, वो कब किस रूप में आपके सामने आएंगे, या गॉड आपको किस तरह से आपको हेल्प कर देंगे, किस इंसान के थ्रू हेल्प कर देंगे, किस चीज़ के थ्रू हेल्प कर देंगे, आप भी नहीं कह सकते हो। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, सेल्फलेसली गॉड पे बिलीव करना चाहिए। Next, God is the biggest savior of man in need, but blind faith in God can make a man doubt the kindness and generosity of the people who help him in times of need. इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि जब हम बड़ी मुसीबत में होते हैं तो उस समय भगवान ही हमें बचाते हैं। ठीक है, गॉड ही हमारा सेवियर होता है, बचाने वाला होता है। लेकिन अगर हम ब्लाइंड फेथ करते हैं ना, तो जो इंसान हमारी मदद कर रहे हैं या हमारी मदद करने आ रहे हैं, हम उन पे भरोसा नहीं करेंगे। जैसे कि वो उस हेलीकॉप्टर वाले पे और उस बोट वाले पे भरोसा नहीं किया। इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो लेंचो ने पोस्टमास्टर उसके एम्प्लॉयज़ पे भरोसा नहीं किया। ऑन द अदर हैंड, वेदर द काइंडनेस ऑफ पीपल हु हेल्प अदर्स सेल्फलेसली इज एक्नॉलेज्ड और नॉट, इट हेल्प्स कीप द स्पिरिट ऑफ ह्यूमैनिटी अलाइव। और भले ही
वो लेंचो उस पर भरोसा करता है नहीं करता, लेकिन इससे हमें पता चलता है कि पोस्टमास्टर और उसके एम्प्लॉइज़ सच में उनके अंदर ह्यूमैनिटी जो थी वो जिंदा थी। नेक्स्ट, सेकेंड जो हमारा चैप्टर है वो है नेल्सन मंडेला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कहता है कि मैन शुड बी एन अपोस्टल ऑफ लव। अपोस्टल का मतलब होता है मूर्ति, एक तरह से कहो तो। ही शुड हैव अ ब्रीफ ऑन द फैक्ट दैट लव कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन बींग्स दैन हेट्रेड। यानी हर एक इंसान को एक लव का अपोस्टल बनना चाहिए, धर्म गुरु बनना चाहिए, एक तरह से कहो तो। आपको लव फैलाना है हर तरफ, क्योंकि नेल्सन मंडेला ऐसा कहते हैं कि वो प्यार ही तो है, वो लव ही तो है जो हमारे अंदर नेचुरली आता है। बाकी जो भी चीज़ें आती हैं वो तो हमारे अंदर भरी जाती हैं। लव एंड कंपैशन आर इनबॉर्न एंड नेचुरल इन पीपल, बट while hatred is acquired by them. A person is not born to hate others based on color और रिलीजन। कोई भी इंसान बचपन से ही हेट नहीं करता किसी को, ठीक है। उसके अंदर ये सारी चीज़ें डाली जाती है कि ये ब्लैक है, ये इस कास्ट का है, वो इस रिलीजन का है, ये सारी चीज़ें। बीइंग वाइट और ब्लैक डज नॉट मेक अ पर्सन सुपीरियर और बेटर। आप गोरे हो या आप काले हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए या बहुत ज़्यादा बुरे हो गए। हिज ऑनेस्टी, काइंडनेस, जेनरोसिटी एंड डिवोशन डज सो। तो बेटा जब भी आप लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिख रहे हो ना, तो ये सारे जो कोट्स मैं आपको देते जा रहा हूँ ये ज़रूर उसमें मेंशन करके आना, क्योंकि जब आप कोट्स मेंशन करते हो तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर के माइंड में ये हिट करता है कि बच्चे के अंदर मोरल वैल्यूज़ हैं जिसको वो टेस्ट करना चाहता है। नेक्स्ट, people should not only sympathize with the oppressed but the oppressor too, as he is also bound by hatred। ठीक है, तो जितने भी लोग होते हैं, लोगों को ना केवल ऑपरेस्ड यानी जिन पे अत्याचार हो रहा है उनके लिए ही सिंपैथाइज होना चाहिए, बल्कि उनके लिए भी जो अत्याचार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी नहीं पता है कि वो किस बाउंडेज में फंसे हुए हैं, ठीक है, किस जाल में फंसे हुए हैं। हमें उनको भी आज़ाद करने की ज़रूरत है। The oppressor too needs to be freed from the slavery of hatred for the people। हाँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन अगर मैं इस चैप्टर से बात करूँ तो वो है करेज इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर इट। इसका मतलब क्या होता है कि करेज जो होता है, साहस का मतलब ये नहीं होता कि उस इंसान के अंदर डर ही नहीं है। साहस का मतलब तो ये होता है कि उस इंसान ने उस डर के ऊपर भी अपना विजय प्राप्त कर लिया है, उस पर विक्ट्री हासिल कर ली है। सो अ पर्सन मस्ट फाइट फॉर अ राइट कॉज एंड नेवर बी अफ्रेड ऑफ इट। तो अगर आप एक अच्छे कॉज के लिए लड़ रहे हो तो आपको कभी भी डरना नहीं है, आपको लड़ते रहना है। नेक्स्ट, थर्ड स्टोरी में दो स्टोरी आती हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे, मतलब दोनों का एक साथ में मोरल दे रहा हूँ कि सेल्फ रिलायंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड। पेरेंट्स शुड ऑलवेज टीच देयर चिल्ड्रेन टू फेस ऑल द चैलेंजेस ऑफ लाइफ देमसेल्व्स। तो देखो यहाँ पे रिलायंस का मतलब यहाँ पे हम एक तरह से कह सकते हैं बिलीफ, यानी एक बच्चे के अंदर ना सेल्फ बिलीफ होने की बहुत ज़रूरत है। पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि किस तरीके से वो चैलेंजेस को फेस करें। उनको हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला कर नहीं देना चाहिए, उन्हें प्रॉब्लम में डालना चाहिए ताकि वो बच्चा खुद उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सके। वन मस्ट बी इंडिपेंडेंट टू सर्वाइव ऑन हिज और हर ओन। हर एक इंसान को खुद ही इंडिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। मेकिंग एफर्ट्स इन अचीविंग द गोल अल्टीमेटली लीड्स टू विक्ट्री। अ पर्सन शुड नेवर गिव अप इवन एट द टाइम ऑफ एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब बेटा क्या होता है, ऐसा कंडीशन जो आपके लिए फैमिलियर ना हो, जो आपके एकदम अगेंस्ट हो। तो ऐसे कंडीशन में भी कभी भी किसी इंसान को हार नहीं मानना चाहिए, आपको लगे रहना चाहिए। देन यू विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। फेथ एंड ऑप्टिमिज्म गिव राइट डायरेक्शन टू यूज़ द करेज। यानी जब आपको अपने ऊपर फेथ होगा, आप ऑप्टिमिस्ट होगे, आपके अंदर ऑप्टिमिज्म आएगा, तो वो सही डायरेक्शन में आपके अंदर क्या करेगा, करेज को डेवलप करेगा और आप धीरे 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 आगे बढ़ते जाओगे। करेज इज़ अ वेपन दैट हेल्प्स वन ड्यूरिंग द मोस्ट डिफ़िकल्ट टाइम्स ऑफ लाइफ। यानी करेज हमारे अंदर वो वेपन है जो लाइफ के किसी भी स्टेज में, लाइफ के किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आपको उस जगह से निकाल देगा। तो ये होता है करेज। प्रोज नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट मोरल्स हैं। राइटिंग अ डायरी हेल्प्स वन टू पेन ऑल हिज थॉट्स ऑन पेपर। पेन का मतलब यहाँ पे एक तरह से लिखना होगा। तो अगर आप डायरी लिखते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने सारे थॉट्स को किसी पेपर पर लिख के रख सकते हो। इट कैन बी योर डियरेस्ट फ्रेंड हु इज़ ऑलवेज रेडी टू लिसन टू यू। ये आपका एक डियरेस्ट फ्रेंड बन सकता है जो हमेशा आपको सुनने के लिए तैयार है। आप उसमें कुछ भी लिख दो, कुछ भी बकवास कर दो, वो आपको नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं सुनना, या फिर वो बोर फील नहीं करेगा।
अ पेपर नेवर बिट्रेज और स्पील्स द सीक्रेट शेयर विद इट। बिट्रेज का मतलब क्या होता है? बिट्रेज का मतलब होता है चीट्स, ठीक है। एक पेपर कभी आपको ना तो चीट करेगा, ना ही आपके सारे सीक्रेट्स को किसी के सामने उगल देगा, किसी के सामने बता देगा। इट हैज़ मोर टॉलरेंस एंड पेशेंस देन पीपल, ठीक है। इसीलिए पेपर के पास पीपल से ज़्यादा पेशेंस होता है। आप उसको कुछ भी बोल दो, कुछ भी बता दो, इट डजेंट मैटर, वो कभी बुरा नहीं मानेगा। टीचर्स शुड ऑलवेज डिसिप्लिन देयर स्टूडेंट्स बट दे शुड ऑल्सो लेट स्टूडेंट्स स्पीक देयर माइंड, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि टीचर्स को अपने बच्चों को एक डेफिनेट डिसिप्लिन में रखना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें बोलने का हक नहीं देना चाहिए। तो एक टीचर को बच्चों को बोलने का हक भी देना चाहिए ताकि वो अपने माइंड में चल रही चीज़ों को बोल सके। लास्ट, टीचर्स शुड ऑल्सो एनकरेज स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी एंड हेल्प कीप अ बैलेंस बिटवीन अवॉइडिंग पनिशमेंट्स एंड अप्रेजल्स, ठीक है। प्रोवाइडिंग, ठीक है। यहाँ पे होगा प्रोवाइडिंग, अवॉइडिंग नहीं। तो टीचर्स को ना अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बना के रखना चाहिए और ये बात ध्यान रखना चाहिए कि उनकी क्रिएटिविटी ख़राब ना हो। तो यहाँ पे अगर हम इस चैप्टर में देख सकते हैं कि हमारे जो मिस्टर किजिंग थे वो एन फ्रैंक को ऐसा पनिशमेंट देते थे ताकि एन फ्रैंक की क्रिएटिविटी और बढ़ जाए। ऐसा नहीं है कि उसकी क्रिएटिविटी घट जाए। तो हर एक टीचर को अपने बच्चों को ऐसे पनिशमेंट देने चाहिए। पनिशमेंट अगर देना भी हो तो ऐसे पनिशमेंट दो ताकि उनकी क्रिएटिविटी कभी ख़राब ना हो बल्कि और बढ़ जाए। नेक्स्ट देखते हैं हमारा ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया। एवरी स्टेट रीजन और एरिया हैज़ अ यूनिक स्टोरी और अ पेकुलियर थिंग अबाउट इट टू टेल। हर एक एरिया हो या स्टेट हो या कंट्री हो, हर किसी के पास अपनी अपनी कुछ अजीब चीज़ें होती हैं जिसको वो दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। द ओल्ड ट्रेडिशंस एड प्रेस्टीज टू द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री। यानी जितनी हमारी ओल्ड ट्रेडिशंस थी ना, वो सभी क्या करते हैं, हमारे इस कंट्री के रिच हेरिटेज पे क्या करते, कुछ ना कुछ चीज़ों को ऐड करते। यानी हमें कभी भी अपने ओल्ड ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए। एवरी कम्युनिटी हैज़ इट्स यूनिक आइडेंटिटी इवन इफ इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम कल्चर ऑफ द कंट्री। हो सकता है कि कंट्री के मेन स्ट्रीम में वो नहीं आते हो, लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटी भी होती हैं जिनकी खुद की आइडेंटिटी होती है, वो किसी और की आइडेंटिटी से सर्वाइव नहीं करते हैं। गेदरिंग अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ थिंग बिफोर वर्किंग ऑन इट इज़ अ वैल्यूएबल एक्टिविटी। ये समझ जाओ किस चैप्टर से लिया गया है, ये टी फ्रॉम असम से लिया गया है, ठीक है। क्योंकि हम देख सकते हैं इस चैप्टर में कि राजवीर जो था, वो राजवीर अपना होमवर्क करके गया था। यहाँ पे होमवर्क करने का मतलब क्या था, वो सारी चीज़ों के बारे में पता करके गया था जहाँ भी वो जा रहा था। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लेना क्या करता है, कई बार हमें उस एक्टिविटी को वैल्यूएबल बना देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि वन शुड हैव सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिज ओन कंट्रीज कल्चर, हेरिटेज, डाइवर्सिटी एंड यूनिकनेस। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि आप कैसे मानते हो। तो हर एक इंसान के अंदर अपनी कंट्री के जो कल्चर है, अपनी कंट्री की जो हेरिटेज है, डाइवर्सिटी है, यूनिकनेस है, आपकी कंट्री क्यों यूनिक है, ये सारी चीज़ों के बारे में उसको पता होना ही चाहिए। मिजबिल द ऑटर, इसमें हम क्या देखेंगे कि एनिमल्स ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द लव एंड कंपैशन शोन टू देम बाय ह्यूमंस। यानी ह्यूमंस जितना ज़्यादा उनको लव दिखाएंगे, जितना ज़्यादा उनको कंपैशन दिखाएंगे, वो उतना ही ज़्यादा उनकी ओर रिस्पॉन्ड करेंगे। वन शुड ऑलवेज ट्रीट एन एनिमल इन एन अफेक्शनेट वे एंड प्रोवाइड इट विद अ सस्टेनेबल या सुटेबल इन्वायरमेंट। तो हर एक इंसान को क्या करना चाहिए, किसी भी एनिमल को बड़े ही प्यार से उनको सारी चीज़ें देनी चाहिए, उन्हें प्यार देना चाहिए और साथ साथ में एक सुटेबल इन्वायरमेंट भी, जैसा कि दिया गया था मिजबिल को। द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिल्ड बिटवीन अ पीट लिखा गया यहाँ पे, बिटवीन अ पेट एंड इट्स ओनर ब्रिंग्स इमेंस जॉय टू बोथ ऑफ देम। यानी एक पेट और उसका पेट ऑनर दोनों के बीच में जब तक एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा, एक बॉन्ड नहीं होगा, तब तक दोनों को ही मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। लास्ट, एनी एनिमल कैन बी केप्ट एज अ पेट इफ़ इट इज़ गिवन टेंडर केयर एंड प्रॉपर ट्रेनिंग। अगर किसी भी पेट को प्रॉपर ट्रेनिंग ना दिया जाए, ठीक है, प्यारा उसको टच ना दिया जाए, उसको जेंटल टच, एक लविंग टच बोलते ना, वो सारी चीज़ें अगर ना दी जाए तो कभी भी वो एक अच्छा पेट नहीं बन सकता। नेक्स्ट 7 नंबर, मैडम राइट्स द बस, चिल्ड्रेन आर नॉट ऑलवेज एज इग्नोरेंट और वल्नरेबल एज एडल्ट्स थिंक देम टू बी। तो चिल्ड्रेन उतने ज़्यादा इग्नोरेंट नहीं होते,
उतने ज़्यादा वल्नरेबल नहीं होते। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा इंसान जिसको हम मेंटली और फिजिकली बहुत जल्दी हम बर्बाद कर सकते हैं, उनकी मेंटलिटी को बर्बाद कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि बच्चे इतने भी वल्नरेबल नहीं होते, इतने भी ज़्यादा इग्नोरेंट नहीं होते जितने कि हमारे पेरेंट्स समझते हैं। दे आर फुल ऑफ क्यूरोसिटी टू एक्सप्लोर लाइफ अराउंड देम। बच्चे हमेशा क्यूरियस रहते हैं अपने अगल बगल की चीज़ों को जानने के लिए। दे आर कीन टू एक्सपीरियंस द थिंग्स दैट कैच देयर अटेंशन। और हमेशा वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं उन सभी चीज़ों के लिए जो भी उनके अटेंशन को ग्रैब करता है। वन कैन अकॉम्प्लिश हिज और हर ओन ड्रीम एट एनी एज। तो कोई भी एक इंसान जो है वो अपने ड्रीम को अचीव कर सकता है किसी भी एज में, इसका कोई एज बाउंडेशन नहीं है। एक और मोरल जो मैं इस चैप्टर से आपको देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आपको कुछ पाना है लाइफ में, कुछ बड़ा पाना है, तो आपकी छोटी छोटी सेक्रीफाइसेस देनी ही पड़ेंगी। जैसे कि वल्ली को बस राइड चाहिए थी, उसके लिए उसने बड़े अमाउंट में पैसे कलेक्ट किए, तो उस बड़े अमाउंट में पैसे कलेक्ट करने के लिए उसने क्या किया, अपने छोटे छोटे कंफर्ट्स को हटा दिया, छोटी छोटी चीज़ों को उसने जाने दिया। तो ऐसे ही आपको करना है। डेथ इज एन इंटीग्रल एंड इनएविटेबल पार्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट, लाइफ डजंट कम टू अ स्टैंड स्टिल बाय एनीबडीज डेथ, इट गोज ऑन एंडलेसली। जैसे कि मैंने बॉल पोम में भी आपको समझाया था। द समर एट बनारस हम लोग आ चुके हैं। लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग्स एंड प्रीडिकेमेंट्स। ठीक है, लाइफ जो है वो क्या कर सकती है, एक तरह से बोलो तो पूरी की पूरी सफरिंग से भरी हुई है। ठीक है, डेथ्स एंड डिकेज से भरी हुई है। डेथ इज इनएविटेबल एंड इज कॉमन टू ऑल मॉर्टल्स। जितने भी मॉर्टल्स होते हैं उन सबके लिए डेथ कॉमन है और ये आएगी ही आएगी। तो ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको आंसर में जरूर नोट करना। वन कैन ओनली फाइंड पीस एंड कॉन्सोलेशन आफ्टर एक्सेप्टिंग द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड गिविंग अप ऑल सॉर्ट्स ऑफ सेल्फलेसनेस। ठीक है, सेल्फिशनेस। तो आप अगर अपने मन के अंदर से आपकी सेल्फिशनेस को हटा दो, आप कंप्लेन करना छोड़ दो, तभी जाकर आपको वो मेंटल पीस मिलेगा। ग्रीफ ओनली मेक्स अ पर्सन सीक एंड ट्रॉमेटाइज्ड। इट्स इम्पॉसिबल टू ब्रिंग अ डेड पर्सन बैक टू लाइफ। अगर आप रोते हो, आप बिलखते हो, आप दुखी होते हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी और वीक हो जाएगी और आपका जो वो दुख है ना वो और बढ़ जाएगा। तो कभी रोने धोने से हमारी कोई भी दुख जो है वो कभी कम नहीं होती, उल्टा वो बढ़ जाती है। और ये इम्पॉसिबल है कि हम किसी भी मरे हुए इंसान को वापस ला सकें। कीपिंग वन सेल्फ अवे फ्रॉम सॉरो इज़ द ओनली वे टू हैव पीस। तो जितना अपने आप को इस दुख से दूर रखोगे ना, उतना ही ज़्यादा आपको क्या मिलेगा, मेंटल पीस मिलेगा। द प्रपोजल लास्ट है हमारे फर्स्ट फ्लाइट बुक से। मैरिज इज अ सेंसिटिव इशू डैट नीड्स टू बी रेज्ड इन अ सोलेम इन्वायरमेंट। सोलेम का मतलब होता है काम, एक तरह से कहो तो। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड था इसलिए मैंने बता दिया। तो कभी भी मैरिज की जो इशू होती है ना, वो हमेशा क्या करना चाहिए, एक शांत इन्वायरमेंट में ही करना चाहिए। मैरिज इज अ बॉन्ड बिटवीन टू पार्टनर्स दैट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड लव, नॉट ईगो एंड फाइट्स। ठीक है, तो मैरिज एक ऐसा बोलो तो बॉन्ड है दो पार्टनर्स के बीच में, जो किस चीज़ पे बेस्ड होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में। ठीक है, ईगो और फाइट्स पे नहीं। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता क्या है, जरा देखो यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हस्बैंड है और यहाँ पे वाइफ है। तो अगर हस्बैंड कह रहा है कि ये 6 है, वाइफ कह रही है कि ये 9 है, नहीं सॉरी, हस्बैंड कह रहा है कि ये 9 है, वाइफ कह रही है कि ये 6 है। अब दोनों इसी बात पे लड़ रहे हैं कि ये 6 है या 9 है, तो उनमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया कि वाइफ को हस्बैंड के प्लेस पे जाकर समझना है और हस्बैंड को वाइफ के प्लेस में आकर देखना है कि क्या बात सही है या नहीं। तो जब वाइफ हस्बैंड के प्लेस पे जाएगी तो इसको पता चलेगा अरे ये तो 9 भी है, और हस्बैंड जब वाइफ के प्लेस में आएगा तो इसको पता चलेगा अरे ये तो 6 भी है। तो इस तरीके से उनके अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी और दोबारा वो उस चीज़ पर आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि हम दोनों के दोनों सही हैं। तो इसको कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी अपने आप को दूसरे के प्लेस पे रखकर ये देखना कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया या उसने ऐसा क्यों नहीं किया। इट इज़ अ पायस रिलेशनशिप दैट शुडंट बी बर्डेन्ड विद एनी सॉर्ट ऑफ सेल्फिशनेस, फाइट्स एंड मिसट्रस्ट। ठीक है, ये एक ऐसा पवित्र रिश्ता है। ठीक है, पायस मीन्स होता है हॉली, एक ऐसा पवित्र रिलेशनशिप है जिसको कभी भी सेल्फिशनेस, फाइट्स एंड मिसट्रस्ट की वजह से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। वन शुड ऑलवेज कंट्रोल वंस एंगर, सेल्फिशनेस, इम्पेशेंस, इनटॉलरेंस etc एज इट ruins रिलेशनशिप। हर एक इंसान को क्या करना चाहिए, अपने इन सभी इमोशंस पे एक अच्छा खासा कंट्रोल होना चाहिए ताकि उनकी रिलेशनशिप्स बर्बाद ना हो जाए। कई बार तो ईगो के वजह से, कई बार मिसट्रस्ट के वजह से, कई बार इम्पेशेंस के वजह से, अपनी सेल्फिशनेस के वजह से रिलेशनशिप, सालों की रिलेशनशिप खराब हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फिश से जितने भी चैप्टर्स हैं उनके सारे मोरल्स।
पहला है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। फर्स्ट मोरल, एक्सेसिव लव एंड पैम्परिंग इज़ नॉट गुड फॉर अ पेट। ठीक है, अगर हम किसी भी पेट को बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसको पैम्पर कर रहे हैं, तो किसी भी तरीके से ये उस पेट के लिए अच्छा नहीं है। इट में लीव द पेट इल एंड इनएक्टिव। इससे क्या होगा कि वो पेट जो है वो इल भी हो जाएगा, साथ साथ में इनएक्टिव भी हो जाएगा। ओवर इंडल्जेंस एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग फॉर एनिमल। तो जब हम किसी भी एनिमल को बहुत ज़्यादा इंडल्ज करते किसी भी चीज़ में, तो समझ जाओ कि वो उसके लिए एक लाइफ थ्रेटनिंग बन जाती है। अ रेस्ट्रिक्टिव डाइट एंड प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड फॉर अ हेल्दी पेट। तो अगर हम अपने आप को और अपने पेट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस डाइट लेना पड़ेगा। अपने आप को कई ऐसे चीज़ों से रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, अपने पेट को भी रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ हार्मफुल इवन इट्स लव। तो कोई भी चीज़ अगर आप लिमिट से ज़्यादा दे रहे हो, किसी को लिमिट से ज़्यादा कर रहे हो, तो डेफिनेटली वो हार्म ही पहुंचाएगा। क्यों ना आप किसी से बहुत ज़्यादा भी प्यार कर रहे हो, तो उतना भी नहीं ज़रूरी है। सेकेंड हो गया द थिप्स स्टोरी। ठीक है, पीपल चेंज इन अ बेटर पर्सन व्हेन दे गेट द राइट काइंड कंपनी, राइट एंड काइंड कंपनी। तो एक इंसान जो है वो चेंज हो सकता है अगर उसको एक अच्छा सा मीन्स सही और एक काइंड कंपनी मिल जाए। कंपनी का मतलब साथ। जैसा कि हमने देखा इस पूरे के पूरे चैप्टर में कि हरी सिंह बेचारा आया तो था एक थीप बनकर, वो पैसे लेकर भाग भी गया था, लेकिन जिस तरीके से अनिल ने उसे हर समय ट्रीट किया वो कंप्लीटली चेंज हो गया था। काइंडनेस एंड जेनरोसिटी कैन चेंज एन एविल सोल इनटू अ गुड वन। नेक्स्ट, वन शुड नेवर ब्रीच द ट्रस्ट एंड समवन हैज़ इन हिम। ठीक है, तो किसी भी इंसान को किसी के ऊपर जो ट्रस्ट होता है ना, उस ट्रस्ट को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जो ट्रस्ट होता है वो एक शीशे के ग्लास के जैसा होता है, जो एक बार अगर टूट गया ना तो वो दोबारा कभी नहीं जुड़ेगा। तो इसीलिए आपको किसी के ऊपर भरोसा है तो वो आपके भरोसे को ना तोड़े, या फिर अगर आप पे कोई किसी ने भरोसा किया है तो आप ये कोशिश करना कि आप उनके भरोसे को ना तोड़ो। एजुकेशन इनेबल्स अ पर्सन टू लर्न अ डिसेंट लाइफ एंड देयरफॉर शुड बी चूजन रादर देन ऑप्टिंग फॉर सम बैड हैबिट्स टू अर्न सम क्विक मनी। ठीक है, तो एजुकेशन जो होता है वो क्या करता है, किसी भी इंसान को एक अच्छी लाइफ दे सकता है। इसीलिए उसको ये पता चल सकता है कि क्या गलत है और क्या सही है। किस तरीके से अगर हम कम पैसे मतलब जल्दी से पैसे कमाने के चक्कर में हम कोई गलत रास्ता तो नहीं अपना रहे, ये कब उसको पता चलेगा, जब वो एजुकेटेड होगा। नेक्स्ट, द मिडनाइट विजिटर। नेवर जज अ पर्सन बेस्ड ऑन हिज अपीयरेंस एज अपीयरेंसेस माइट बी डिसेप्टिव। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि किसी भी इंसान को उसके अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑसिबल है, ऑसिबल को हम सभी ने देखा कि वो कितना मोटू सा इंसान था, थोड़ा लेजी टाइप का था, है ना, लेकिन उसने अपने माइंड का यूज़ करके, ठीक है, अपने क्लेवरनेस बोलो और अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज़ करके उसने क्या किया, मैक्स को आउटविट कर दिया। क्विक वेट एंड प्रेजेंस वेट नहीं वेट क्विक वेट एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड आर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्पाइज लाइफ। तो अगर आप एक स्पाई हो, स्पाई मीन्स एक जासूस हो, और आपके अंदर बुद्धिमानी ही नहीं है, ठीक है, आपके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड ही नहीं है, तो आप किस प्रकार के जासूस हो। ऑसिफल के पास ये दोनों चीज़ें थी। स्पाई कांट एफर्ट अ लैक ऑफ विजिलेंस और एब्सेंस ऑफ माइंड इन एस्पिनेज। ठीक है, जब भी वो कोई ट्रिप में बोल रहा हूँ, जब कोई भी वो एक मिशन पे निकला हो, ठीक है, उस समय किसी भी तरीके से विजिलेंस और एब्सेंस ऑफ माइंड मतलब लैक ऑफ विजिलेंस एंड एब्सेंस ऑफ माइंड उससे एक्सपेक्ट ही नहीं की जा सकती। दैट मीन्स ही मस्ट बी विजिलेंट एंड ही मस्ट हैव प्रेजेंस ऑफ माइंड। विद ग्रेट प्लानिंग एंड स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड एनी सिचुएशन कैन बी वोन। ठीक है, अगर आपने अच्छे तरीके से कोई चीज़ को प्लान कर रखा है, आपकी एटीट्यूड भी स्ट्रॉन्ग है, आप काम माइंडेड हो, ठीक है, तो आप किसी भी सिचुएशन को जीत सकते हो। नेक्स्ट, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। अ थीप इज़ अ रॉन्ग पर्सन हु कैन नेवर बी ट्रस्टेड बाय एनीवन। एक चोर, एक थीप हमेशा एक बुरा इंसान होता है और कभी भी कोई इस पर भरोसा नहीं कर सकता। द एडेज ऑनर एमंग थीप्स इज फॉल्स एज अ थीप कैन नेवर कीप द वैल्यू ऑफ ऑनर। ठीक है, कहते हैं ये जो कहावत है ऑनर एमंग थीप्स, ये कभी सच नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक थीप जो होता है वो कभी भी ऑनर के लायक ही नहीं होता, वो किसी के ऑनर को रख ही नहीं सकता।
जैसे कि यहाँ पे पता है ना, चोर चोर मौसेरा भाई, एक थीफ है तो वो दूसरे थीफ को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अगर ऐसा होता तो शायद वो जो लेडी आई थी रेड कलर का ड्रेस पहन के, उसने शायद हॉरेस डेनबी के साथ मिलकर चोरी की होती, ना कि उसे धोखा देती। स्टीलिंग फॉर एनी रीज़न इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। किसी भी रीज़न के लिए अगर आप स्टीलिंग कर रहे हो, चाहे वो अच्छा ही रीज़न क्यों ना हो, वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। आपको बुक्स पढ़नी है, उसके लिए आप अगर चोरी करके बुक्स पढ़ रहे हो, भले ही बुक पढ़नी अच्छी बात है, लेकिन फिर भी दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। नो रीज़न बिग और स्मॉल कैन जस्टिफाई एन एक्ट ऑफ थीवरी। ठीक है, आप चोरी कर रहे हो, चाहे वो कितनी छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, आप क्रिमिनल हो। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। एक्सट्रीम पावर मेक्स अ पर्सन एविल स्पिरिटेड एंड इनह्यूमन। यानी जब किसी इंसान के पास बहुत ज़्यादा पावर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, एविल स्पिरिटेड बन जाता है और इनह्यूमन बन जाता है। इनह्यूमन का मतलब जिसको हम एक तरह से बोलते हैं क्रूअल। वन हु हैज़ पावर इन हैंड्स शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स इट्स। तो किसी के अगर हाथ में पावर्स हैं, ताकत है, तो उसे रिस्पॉन्सिबली उसके ताकत को यूज़ करना चाहिए, उसको उसके ताकत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। अगर मान लो कोई बहुत ऊंचे पोस्ट पर है, ठीक है, उसके पास बहुत सारा पावर है, तो उसे उस पोस्ट की गरिमा बनाई रखनी चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा लाइफ में सक्सेसफुल होते हो, जितना ज़्यादा आप लाइफ में पावरफुल बनते आते हो, उतनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती जाती है। ठीक है, तो पावरफुल होने का मतलब ये नहीं कि अपने पावर से हम दूसरों को डिस्ट्रॉय करें। पावरफुल होने का मतलब क्या हुआ कि हम उस पावर को कंट्रोल करना जानते हैं और सही जगह पर यूज़ करना जानते हैं। एक सच्चा साइंटिस्ट वो नहीं होता जो लोगों को डिसेव करे, जो लोगों को डिसीव करे, जो लोगों को हर्ट करे। ठीक है, एक अच्छा साइंटिस्ट तो वो होता है जो लोगों की भलाई के लिए काम करे। एन इंटेलिजेंट माइंड कॉजेज मोर डिस्ट्रक्शन देन अ वीक डज। ठीक है, तो एक इंटेलिजेंट माइंड अगर बुरा इंसान बन जाता है, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही दिमाग से तेज है, लेकिन अगर वो बुरा इंसान बन गया ना, तो वो काफ़ी डिस्ट्रक्शन ला सकता है। Power should only be given to a person who can see it wisely without using it for his own selfish reason. पावर उसी के हाथ में दिया जाना चाहिए जो उस पावर का सही तरीके से यूज करना जानता हो, अपने बेनिफिट के लिए नहीं, अपने सेल्फिश नीड्स के लिए नहीं। मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट से हम क्या क्या सीखते हैं? वन नीड्स अटमोस्ट डिवोशन, डिटर्मिनेशन एंड फोकस टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर आपको अपने लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको स्ट्रॉन्ग डिवोटी होना पड़ेगा, आपको डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा, आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे। फेलियर ट्रीटेड इन अ राइट वे कैन बिकम अ बून फॉर द पर्सन हु ट्राइज। अगर आपके लाइफ में कोई फेलियर आता है, अगर आपने उस फेलियर को सही तरीके से लिया है, इससे बड़ी बून आपके लाइफ में कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ा वरदान भगवान की तरफ से कुछ नहीं हो सकता। तो जब भी आप फेल होते हो तो आपको बुरा फील नहीं करना है, क्योंकि उस समय आप कुछ नया सीखते हो। ठीक है, फेलियर का मतलब फेल हो जाना नहीं होता, फेलियर का मतलब होता है कि कुछ नया सीख जाना। ठीक है, एक तरह से मेरे माइंड में आ रहा है FAIL, फेल। तो फेल का अगर मैं फुल फॉर्म निकालूं तो ये हो सकता है आपका फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ठीक है, तो फेल का मतलब ही हो गया फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। तो जब आप लर्न करते हो तो कभी आप फेल ही नहीं होते। लर्निंग में कोई फेल और पास थोड़ी ना होता है, लर्निंग मीन्स लर्निंग होती है, तो इसका मतलब आपने कुछ नया सीखा। वन मस्ट हैव क्यूरोसिटी, इंथुसियाज्म, विल पावर टू अचीव रेयर डिस्टिंक्शंस। तो अगर आपको बहुत हाईली चीज़ों को अचीव करनी है तो आपके अंदर क्यूरोसिटी होनी चाहिए, आपके अंदर इंथुसियाज्म होना चाहिए, आपके अंदर विल पावर होनी चाहिए। फैमिली सपोर्ट एंड मोटिवेशन इज़ द बिगेस्ट पावर इन अचीविंग ग्रेटर हाइट्स। अगर आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव करनी हो तो फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, और साथ साथ में मोटिवेशन का भी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिचर्ड्स की जो मॉम थी, रिचर्ड की मॉम बहुत ज़्यादा हेल्प करती है रिचर्ड ब्राइट को एक साइंटिस्ट बनने में, उनकी उस क्यूरियस माइंड को ना बरकरार रखने में। द नेकलेस से हम क्या सीखते हैं? वन मस्ट ऑलवेज बी थैंकफुल टू गॉड फॉर ऑल द गुड थिंग्स दैट ही हैज़ गिवन। ठीक है, एक इंसान को कभी भी उन सभी चीज़ों से सेटिस्फाइड रहना चाहिए जो भगवान ने उसे दिया है, और जो नहीं है उसके लिए काम करना चाहिए, बैठ के रोना नहीं चाहिए। तो यही यहाँ पे बोला गया कि हर एक इंसान को भगवान को थैंक बोलना चाहिए कि उसने उन्हें बहुत सारी चीज़ें दी हैं। कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फैक्शन इज द की टू अ हैप्पी लाइफ। लैमेंटेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स वंस डेस्टिनी और लाइफ डज नॉट गो एनी गुड। ठीक है, तो कंटेंटमेंट यानी सेटिस्फैक्शन एक ही बात है। जो इस
हैप्पी लाइफ की क्या है, एक की है समझो तो। लेमेंटेशन एंड डिससेटिस्फैक्शन कभी भी आपके लाइफ में अच्छा नहीं कर सकती। ऐसा कहते हैं कि आप खुश हो, ठीक है, मतलब अगर आप एक नई कार खरीदना चाहते हो तो अब एक नया कार खरीदो, एक नई गाड़ी खरीदना चाहते हो, एक नया घर खरीदना चाहते हो, मोबाइल फ़ोन खरीदना चाहते हो, खरीदो, लेकिन अपने खुशियों को उन सभी चीज़ों से अटैच करके मत रखना, क्योंकि कुछ महीने कुछ साल होने के बाद आपकी खुशियाँ गायब होने वाली है। अगर वो कार खो गया, कुछ हो गया तो आपकी खुशियाँ गई, वो मोबाइल फ़ोन को कुछ हो गया, आपकी खुशियाँ गई। तो कभी भी अपने खुशियों को हमें किसी चीज़ से अटैच करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। और जो मिला है उससे हमें क्या रहना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। तो एक स्टोरी मैं आपके सामने इसके रिगार्डिंग में सुनाना चाहता हूँ कि एक बार एक बहुत ही ग्रेट पोएट थे, मैं उनका नाम मेरे माइंड में अभी नहीं आ रहा इसलिए मैं नहीं बोलूँगा। वो एक बार पार्क में बैठे हुए थे और उनके पास शूज़ नहीं था। वो बहुत ज़्यादा भगवान को कोस रहे थे कि भगवान आपने मेरी ज़िंदगी क्या कर रखी है, कैसी ज़िंदगी आपने मुझे दी है, देखो मेरे पास जूते भी नहीं है, मैं कैसे चलकर यहाँ पे रास्ते में जाऊँगा। वो बार बार भगवान को दोसे जा रहा था, कोस रहा था। कुछ ही देर में उसको एक ऐसा इंसान दिखता है जिसके पास पैर भी नहीं था। वो क्या कर रहा था, रेंग रेंग कर चल रहा था और अपनी जगह पर जा रहा था। उस दिन उसने भगवान को थैंक्स बोला कि भगवान थैंक गॉड कि आपने मुझे पैर तो दिया है। तो इसलिए आपके पास जो भी है ना, उस चीज़ से आपको क्या रहना चाहिए, सेटिस्फाइड रहना चाहिए और नई चीज़ों को पाने के लिए मेहनत करना चाहिए। वन मस्ट ऑलवेज लिव लाइफ विद इन द अवेलेबल मीन्स एंड रिसोर्सेज। 8 नंबर है भोली, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मैं ट्रिपल स्टार दूंगा अगर मैं बोलूँ, इसमें मोरल वैल्यूज़ बहुत है। नोबडी हैज़ अ राइट टू ट्रीट अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड इन अ बैड वे। किसी के पास किसी ने भी ये राइट नहीं दी है कि कोई भी डिसेबल्ड इंसान हो या कोई भी डिफरेंटली एबल्ड हो, चाहे वो स्लो पढ़ने वाला हो, कोई भी उसका मजाक बनाने का, ठीक है, उसे बैड तरीके से ट्रीट करने का। नेगेटिव क्रिटिसिज्म मेक्स अ पर्सन फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटीज एंड इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अगर हम किसी भी इंसान को सिर्फ नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उसको हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं नेगेटिवली, तो हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस इंसान को दबाते जा रहे हैं। वो इंसान कभी आपके लाइफ में ग्रो नहीं कर पाएगा, उसके अंदर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, यानी लोगों के सामने वो जाकर मिलने से डरेगा। उसको ये लगने लगेगा कि मैं तो सबसे नीचे हूँ, बाकी सब मेरे से बहुत ज़्यादा हाई हैं। वो अपने आप को इनसिक्योर फील करना चाहेगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप कभी भी किसी भी दूसरे इंसान को जो किसी भी तरीके से वीक हो, उनका कभी मजाक मत बनाना, क्योंकि जैसा आप कर्म करते हो घूम फिर कर आपके पास वापस आता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इन द सोसाइटी। इस सोसाइटी में कभी भी बॉयज़ एंड गर्ल्स को एज पर देयर जेंडर कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि बॉयज़ को ये दिया जाना चाहिए, गर्ल्स को ये नहीं दिया जाना चाहिए। गर्ल्स तो सिर्फ यही करेंगी, बॉयज़ तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी बाउंडेशन नहीं होनी चाहिए। लव एंड कंपैशन कैन टर्न एन इनसिक्योर चाइल्ड इनटू अ स्ट्रॉन्ग पर्सन वन डे। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि भोली के टीचर ने उसको लव दिया, उसको कंपैशन दिया, उसको बहुत प्यार से पढ़ाया, तो इन सभी चीज़ों के वजह से भोली लास्ट में हम देखते हैं कि एक बहुत ही बोल्ड लड़की बन जाती है। तो इसीलिए एक टीचर का लव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं कि पेरेंट्स का लव बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्यार से किसी को समझाते हो ना तो वो समझ जाएगा, लेकिन आप डांट के, फटकार के, मार पीट के समझाओगे तो चांसेस बहुत कम है कि वो उस चीज़ को समझेगा। 9th नंबर एंड द लास्ट चैप्टर, द बुक डेट सेव द अर्थ। इसमें हम क्या क्या सीखते हैं कि टू लिव इन हार्मनी विद वन अनदर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग। अगर हम दूसरों के साथ अच्छे से मिल बांट के रहना चाहते हैं तो अच्छा होगा कि हमारे पास एक गुड अंडरस्टैंडिंग भी हो। नॉलेज अबाउट समथिंग क्लियर्स द रॉन्ग एजम्पशन एंड फियर्स रिलेटेड टू। तो जब हमारे पास कोई चीज़ के रिगार्डिंग नॉलेज आएगा ना, तभी हम क्या कर सकते हैं, सभी चीज़ों को एज्यूम कर सकते हैं। हम उसके रिगार्डिंग जो गलत चीज़ें हैं ना, हम उसको समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था कि जो जितने लोग नीचे आए हुए थे, थिंक टैंक सबको क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है कि ये करो वो करो। उसे खुद नहीं पता है कि वो बुक क्या है, ठीक है। वो कभी ये खाकर देख रहा है, जितने नीचे गए हुए थे वो सारे लोग। लैक ऑफ नॉलेज डिस्ट्रॉयज अ लॉट ऑफ थिंग्स। जब आपके पास नॉलेज ही ना हो तो इससे क्या होगा, बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी। जैसे कि वो हमटी डमटी को, उस पिक्चर को देखकर थिंक टैंक सोचता है अरे ये तो मैं हूँ, जितने भी अर्थियन हैं वो सारे के सारे तो मुझे पहले से देख चुके, उन्होंने मेरा पिक्चर लेके रखा हुआ है। वो लगता है मुझे हमारे ऊपर इन्वेड करने आ रहे हैं, हमारे ऊपर अटैक करने आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अ रूलर शैल ऑलवेज बी माइटी एंड इंटेलिजेंट इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस फॉर हिज पीपल। एक रूलर को हमेशा माइटी तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ में उसको इंटेलिजेंट भी होना चाहिए, ताकि वो अपने लोगों के लिए
अपने लिए सक्सेस अचीव कर सके। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट्स कि ये पूरी की जो पूरी वीडियो है वो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है इस पूरे के पूरे सेशन में और आपके क्वेश्चन आंसर को लिखने में भी। प्लीज़ जो भी इंपॉर्टेंट मॉडल्स आपको लगते हैं उसको आप जरूर कॉपी में नोट डाउन कर लो और जहाँ भी आपके आंसर्स में आपको लगता है कि आप उस मॉडल को वहाँ पे यूज़ कर सकते हो प्लीज़ आप वहाँ पे यूज़ करो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ नीचे कमेंट करना, दूसरा कौन सा वीडियो चाहिए वो भी बताना। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग बी स्मार्टी।